5 का पार्ट जीवन की मौलिक इकाई। किसको बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई? तो सबसे पहले जो जीवन की मौलिक इकाई होती है जिसका नाम कोशिका होता है, अपनी भाषा में बाद में बताएंगे। जीवन की जो मौलिक इकाई है उसका नाम कोशिका होता है। उस कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले जीवन की जो मौलिक इकाई होती है कोशिका, उसकी खोज की थी। लेकिन आगे अपनी यह भी पढ़ेंगे जीवित जो कोशिका होती है उसकी खोज दूसरे वैज्ञानिक ने की। उन्होंने आधार रखा था कि कोशिका क्या होती है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने कारक जो पौधे की छाल से बनाया जाता है, एक तरह पौधे की छाल होती है, कारक, उस कारक की एक पतली काट का अध्ययन किया था। उस पतली काट में क्या देखा? उस पतली काट में उन्होंने बिल्कुल महीन रूप के छिद्र देखे, असंख्य छिद्र थे उस पतली काट में। रॉबर्ट हुक ने हर एक छिद्र को सेल नाम दिया, उनको उन्होंने कोशिका भी नाम यहीं पर दिया था, और हर एक को उन्होंने छोटा कमरा का, हर एक छोटा छोटा कमरा मिलकर के बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। तो उन्हें हर एक छिद्र को सेल कहा था, हर एक छिद्र को कोशिका कहा था, और हर एक छिद्र को छोटा कमरा होता है कि छोटे छोटे कमरे होते हैं। उन छोटे छोटे कमरों को कोशिका बोला जाता है। ये लैटिन भाषा नाम था छोटा कमरा। फिर उन्होंने इसके बाद में आगे उन्होंने देख किया था प्याज की पतली झिल्ली ली थी उन्होंने, और प्याज की पतली झिल्ली को उन्होंने देखा क्योंकि उसमें सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ। आगे जो अगला वैज्ञानिक था उन्होंने प्याज की झिल्ली का अध्ययन किया। तो प्याज की झिल्ली को देखा उन्होंने, तो प्याज की झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए इस तरह। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने देखा था मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, तो इनका नाम उन्होंने कोष्ठक भी रखा था, कमरा भी रखा था, सेल भी रखा था। तो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि हर एक कोष्ठ वो एक कोशिका होती है, और हर एक कोष्ठ मिलकर के फिर एक बड़े छत्ते का निर्माण करता है। इस तरह से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और कोशिका के बारे में वैज्ञानिकों के सामने कुछ अपने विचार रखे थे। आगे चल करके जब लुवे नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? लुवे नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था लुवे नाम के वैज्ञानिक ने। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया, तो इसके बाद एक दूसरा वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इस इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्याज की पतली झिल्ली का अवलोकन किया था। और पतली झिल्ली में भी जिस तरह से रॉबर्ट हुक ने
कारक की पतली काटनी कोष्ठ दिखाई दिए थे। उसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन को प्याज की झिल्ली में छोटे छोटे अनेक असंख्य सूक्ष्म छिद्र दिखाई दिए। उन छिद्रों का नाम उन्होंने कोशिका रखा। तो जहां पर भी बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो अपन बताते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक था, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, देखा था उन्होंने। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और परिभाषा क्या बताई थी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की? क्या होती है कोशिका, क्या बताया रॉबर्ट ब्राउन ने? कोशिका की परिभाषा लगाई थी कि जीवन की मूलभूत एवं जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये परिभाषा बताई थी रॉबर्ट ब्राउन ने कि जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका मतलब यह कि जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है। आगे जो भी बनते हैं जीवन में वो सारे के सारे कोशिका के कारण ही बनते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जिस तरह से एक एक ईंट जुड़ करके बड़े भवन का निर्माण करती है, एक एक ईंट जुड़ करके बड़े भवन का निर्माण करती, उसी तरह से एक एक कोशिका जुड़ करके फिर शरीर का निर्माण होता है। ये बात बताई थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो सबसे जो छोटी इकाई होती है शरीर की वो कोशिका ही होती है। तो कोशिका और कोशिका से आगे बनता फिर ऊतक। देखना शरीर की सबसे छोटी इकाई होती कैसे है? कोशिका, और कोशिका से बनता फिर ये कोशिका हो गई। ये तो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से बनता फिर ऊतक। तो ऊतक की परिभाषा में क्या है? ऊतक क्या होता है? समान संरचना, समान संरचना व समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक से ज्यादा कोशिकाएं, समान संरचना, एक समान संरचना वाली और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उस समूह को ऊतक बोला जाता है। तो कोशिकाएं मिलकर के कौन सी कोशिकाएं? समान संरचना वाली और एक समान रचना वाली और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। ऊतक मिलकर के क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। तो समान संरचना वाले ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। कोशिकाएं मिलेंगी, कोशिकाएं दो या दो से ज्यादा कोशिकाएं मिलेंगी, ऊतक बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा ऊतक मिलकर के अंग बनाएंगे। वो ऊतक भी कौन से है? क्योंकि आगे ऊतकों का बात आएगा तो बनेंगे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो समान ऊतकों का जो समूह होता है, एक समान ऊतकों का जो समूह होता है उसको अंग बोलते हैं। अंगों का निर्माण अलग अलग होता है, अलग अलग पाए जाते हैं अंगों में। हर अंग का निर्माण एक प्रकार होता नहीं होता। एक अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण अलग अलग प्रकार के ऊतक करते हैं। तो अपने यहाँ पर परिभाषा यह लगाएंगे अंगों की कि समान ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं।
फिर क्या होता है, अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे। समान अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है। एक या एक से ज्यादा अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, अनेक अंगों का बना होता है, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। ये सारे के सारे तंत्र अंगों से बने होते हैं। फिर तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तंत्रों के समूह को शरीर कहा जाता है। तो अब अगर अपन देखें कि शरीर बनना कैसे, तो शरीर की संरचना किससे हुई, तंत्र से हुई। तंत्र किससे बने, अंगों से बने। अंगों का निर्माण कैसे हुआ, ऊतकों से हुआ, और ऊतकों का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका से हुआ। इसका मतलब यह है कि इसकी जो मूलभूत संरचना थी वो कौन थी, कोशिका थी। अगर कोशिका नहीं होती तो ये ऊतक नहीं बनते, ऊतक नहीं होते तो अंग नहीं बनते, अंग नहीं बनते तो तंत्र का निर्माण नहीं होता, और तंत्र का निर्माण नहीं होता तो फिर शरीर का निर्माण नहीं होता। तो इसलिए बताया गया कि शरीर की जो मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है इसको कोशिका कहा जाता है। कोशिका के बिना ये सारा ग्राफ नहीं बनता, ये ग्राफ नहीं बनता तो फिर शरीर का निर्माण नहीं होता। इसलिए शरीर की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा गया है। जिस तरह से भवन बनाने के लिए मूलभूत इकाई ईंट होती है, अगर ईंट नहीं होती तो भवन का निर्माण नहीं हो पाता। तो भवन के निर्माण की मूलभूत इकाई को ईंट कहा जाता है। ईंट मिलकर के पूरे भवन का निर्माण करती। इसी तरह से कोशिकाएं मिलकर के पहले ऊतक बना लेंगी, ऊतक मिलकर के अंग बना लेंगे, अंग मिलकर के तंत्र बना लेंगे, और तंत्र मिलकर के फिर शरीर का निर्माण कर देंगे। इस तरह से इनको मूलभूत इकाई कहा गया है। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के कोशिकीय जीव होते हैं। एक होते हैं कुछ जीव प्रकृति में होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और कुछ बहु कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कौन से जीव होते हैं, वे जीव कौन से जीव, वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिनके शरीर सिर्फ एक कोशिका होती है, एक कोशिका से पूरे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, उनको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे अमीबा होता है आपका, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका से बना होता है। पैरामीशियम होता है आपका, पैरामीशियम होता है आपका, वो भी एक कोशिकीय जीव होता है। बैक्टीरिया होता है आपका, एक कोशिकीय जीव होता है। क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, वो भी एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये उदाहरण तो लगा देंगे अपने, एक कोशिकीय अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास है, सारे के सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसका मतलब होता है कि इनके जो भी जैविक क्रियाएं होती है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होती है। नंबर 2 होते हैं आपके बहुकोशीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, वे जीव जिनका शरीर
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के जीव जिनके शरीर में एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है या जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य इसी में आता है। जो भी उस श्रेणी के जीव होते हैं, मनुष्य है, भेड़, बकरी, खरगोश, गाय, सब जो भी उस श्रेणी के जीव होते हैं वो सारे के सारे उस श्रेणी के जीव बहुकोशीय जीव होते हैं, क्योंकि उन जीवों में हर प्रकार के एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता शरीर और अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। जनन के लिए जनन तंत्र पाया जाता है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, रुधिर के लिए परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, देखने के लिए दूसरा अंग होता है, सुनने का दूसरा अंग होता है, चलने का दूसरा अंग होता है, वस्तु को पकड़ने का दूसरा अंग होता है। तो हर प्रकार के अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं, क्योंकि इनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए उनको बहुकोशीय जीव के नाम से जाना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने मिलकर के बात करी है कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, क्या क्या बात आई थी कोशिका सिद्धांत में? तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के, एक का नाम था सवान व श्रीडेन, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम थे। एक का नाम था सवान और एक का नाम था श्रीडेन। तो सवान और श्रीडेन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या होता है कोशिका सिद्धांत? तो दोनों वैज्ञानिकों ने तीन बात बताई थी, तीनों बातों को ही इसका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहली बात बताई उन्होंने कि प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। प्रत्येक जीव, चाहे वो जीव छोटा है चाहे जीव बड़ा है, इनका शरीर और कोशिका से बना हुआ होता है, क्योंकि शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका के लिए सिद्धांत दिया कि हर जीव का शरीर, चाहे वो छोटा है बड़ा है, एक कोशीय है बहुकोशीय कोई सा भी है, इनका शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई थी वो बताई थी जीवन की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। यह दूसरी बात बताई कि जीवन की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी हर जीव के शरीर के निर्माण की जो मूल इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। तीसरी जो बात बताई थी उन्होंने, तीसरी बताई कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह तीसरी बात बताई थी उन्होंने कि शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती हैं, तभी तो शरीर की वृद्धि होती है, तभी शरीर में नए नए अंगों का निर्माण होता है।
तो हर समय शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। बाल्यावस्था में उसका विकास ज्यादा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है फिर उनका विकास धीरे बढ़ जाता है, लेकिन नई नई कोशिकाएं बनती है, चाहे वो बाल्यावस्था होती है, चाहे युवावस्था होती है, चाहे बुढ़ापे वाली अवस्था होती है। फिर किसी भी अवस्था में शरीर पर अगर कोई घाव हो जाता है या शरीर का कोई कट पड़ जाता है तो शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती है, थोड़े समय बाद में वो घाव बढ़ जाता है या तो टूटा फूटा अंग वापस ठीक हो जाता है। अगर नई कोशिकाएं नहीं बनी तो घाव नहीं बनेगा। तो शरीर में हर समय नई नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन इन नई नई कोशिकाओं का निर्माण वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। शरीर में नई कोशिकाएं बनती भी, पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती है, शरीर में कोशिकाएं आपस में मर भी जाती है, और जो कोशिकाएं मरती हैं उन्हीं कोशिकाओं से फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर पूर्ववर्ती कोशिका शरीर में नहीं होती तो शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता, तो पूर्ववर्ती कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं और इन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होने के कारण शरीर में नए नए अंग बनते हैं, नए नए ऊतक बनते हैं, शरीर की वृद्धि होती है। शरीर के किसी भाग में टूट या घाव हो जाता तो वो भी कोशिकाओं के कारण इसका निर्माण होता है। ये बात अलग होती है कि नई कोशिकाओं का निर्माण युवावस्था में, बाल्यावस्था में दिखती है, होता है बुढ़ापे वाले दिन का निर्माण इसे होता है। यही कारण होता है कि अगर बाल्यावस्था में, युवावस्था में शरीर के किसी भाग में घाव हो जाता है, शरीर का कोई टूट जाता है तो उनका निर्माण जल्दी हो जाता है, जबकि बुढ़ापे में अगर घाव होता है या नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इनका घाव धीरे होता है, इनका नए अंग का निर्माण धीरे धीरे होता है, क्योंकि कोशिकाओं का विभाजन है, विभाजन की गति होती है वो मंद पड़ जाती है। और जब कोशिकाएं धीरे धीरे बनती है तो घाव का निर्माण भी धीरे धीरे होता है, टूटे फूटे अंग का निर्माण भी धीरे धीरे होता है, जबकि बाल्य अवस्था में कोशिकाओं का निर्माण जल्दी होता है। देखिए जंतु कोशिका का नामक चित्त है। जंतु कोशिका का चित्त कैसा होता है, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, जिनका आगे को वर्णन करेंगे। तो पहले चित्त बना करके देखेंगे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका का चित्त है जो बाहर वाली परत उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सबसे बाहर वाली जो परत होती है इसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के भीतर एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, उस द्रव्य पदार्थ का नाम होता है कोशिका द्रव्य। इसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। झिल्ली के भीतर एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में जो भी अंग होते हैं वो सारे इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके बीच में, कोशिका के बीच में गोल संरचना पाई जाती है। आगे वर्णन करेंगे इस संरचना, जिसका नाम होता है केंद्र। केंद्र होता है, इसका नाम केंद्र। केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम होता है केंद्रक झिल्ली। इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्र के बीच में एक और रचना पाई जाती है, छोटी सी गोलाकार या अंडे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसका नाम होता है केंद्रिका। इसको केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका के चारों तरफ एक गाढ़ा और सघन द्रव्य पाया जाता है, इसको केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसी केंद्रक द्रव्य में जो धागा होता है, धागे जैसे इस प्रकार की स्नायु पाई जाती है, धागे के समान, जिनका नाम होता है क्रोमेटिन जालिका। इसको क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। क्रोमेटिन जालिका के ऊपर ही गुणसूत्र वाले महीन कण पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र वो क्रोमेटिन जालिका पर पाए जाते हैं।
गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 46 होती है या 23 जोड़े पाए जाते हैं। या तो 46 होती है या 23 जोड़े, तो 23 दूनी 46 हो गए, तो 46 पाए जाते हैं। ठीक है, और 46 में से मनुष्य में 22 जोड़े तो नर व मादा दोनों में बराबर होते हैं, नर व मादा दोनों में समान होते हैं। एक 23वां जोड़ा होता है या संख्या में 2 या जोड़ा 1, ये दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है, और एक जोड़ा अलग अलग प्रकार का होता है, वो ही मनुष्य में लिंग निर्धारण को प्रभावित करता है कि पैदा होने वाली संतान हो लड़की होती है लड़का होता है। ये जो एक जोड़ा होता है दोनों में अलग अलग, वो जोड़ा ही नर और मादा को निर्धारित करता है। इसके बाद भी आगे बात आती है, केंद्र से एक नलिका का इस तरह की संरचना निकलती है, वो केंद्र से जुड़ी होती है, इस तरह की संरचना होती है, नलिका जैसी संरचना होती है। उस नलिका जैसी संरचना का नाम होता है जालिका। इसका नाम होता है अंतःप्रेद्रव्य जालिका। ये दो प्रकार की होती है, आगे बढ़िए, एक खुरदरी स्तर वाली होती है, एक चिकनी स्तर वाली होती है। इसके बाद केंद्र के पास भी तस्त्री के आकार की इस प्रकार की एक के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, इस तरह से एक के ऊपर एक पाई जाती है इस रूप में। इसका नाम होता है गोलजीकार। गोलजीकार बोलते हैं इसको। ये एक वैज्ञानिक था, जीव विज्ञान का वैज्ञानिक था, गोलजी वैज्ञानिक का नाम था। तो कोशिका के अंदर इसकी खोज इस वैज्ञानिक की, इसके ऊपर इसका नाम गोलजीकार रख दिया। ठीक है, इसके बाद में एक इस तरह की संरचना पाई जाती है, इस तरह की संरचना, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है संरचना पाई जाती है इस आकार की। आगे बढ़कर ये तो इस आकार कैसा होता है, तो इस आकार की संरचना पाई जाती है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद में एक थैले के समान इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, अनेक संरचना इस प्रकार की। इन संरचनाओं का नाम होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम होता है। आगे बात करिए लाइसोसोम में क्या होता है। लाइसोसोम, इसको लाइसोसोम बोला जाता है। इसके अलावा जो ये अंदर में इसके ऊपर बिल्कुल महीन महीन कण पाए जाते हैं इस तरह का, जिनका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम इसका काम होता है, आगे राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम होता है। तो इस तरह से अगर जो अपनी रॉबर्ट ब्राउन ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जिस कोशिका को देखा था, इस कोशिका में ये कोशिका रॉबर्ट ब्राउन को इस प्रकार की दिखाई देती। इतनी कोशिकाएं उसको दिखाई दिए थे, जो मोटे मोटे कोशिका होते वो उसको दिखाई दिए थे। सबसे पहले अपन बात करिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये तो बात नहीं है, मोटी मोटी से बाद में ये बात नहीं है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जंतु में इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, पादपों में ये कोशिका भित्ति होती है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना होगा, ये जो केंद्रक है वो जंतु कोशिका के बीच में होगा और पादप कोशिका के यहाँ पे पाया जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं होगा दोनों में। एक इसमें रिक्तिकाएं नहीं दिखाई पड़ती, उसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें सेंट्रोसोम या तारका पाया जाता है, इस आकार का होती है संरचना, जिसको तारका बोलते हैं, वो जंतु कोशिका में नहीं होता। तो दो चार अंतर होते हैं, वो आगे प्रश्न लिखिए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, वहां पे वो बात लिख लीजिएगा। तो सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य काम होता है पदार्थों के आदान प्रदान पर नियंत्रण करना।
बाहर वाले पदार्थ अंदर और अंदर वाले पदार्थ बाहर। इस पर नियंत्रण करता है कौन? कोशिका झिल्ली करती है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होती तो बाहर वाले पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं आते और अंदर वाले पदार्थ बाहर नहीं जा पाते। फलस्वरूप जीव की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। यह तो कोशिका झिल्ली का काम होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी। यह जो होता है कोशिका झिल्ली के भीतर एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कोशिका द्रव्य में ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते। सारे के सारे जो कोशिकांग हैं, केंद्रक है, गोलजिकाएं है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, अंतःकृत नलिका है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे के सारे कोशिकांग है वो कोशिका द्रव्य के भीतर ही पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य की बात हो गई। इसके बाद ही बात करेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक। इसकी अपन बात करेंगे। केंद्रक है, उस केंद्र को अपन बाहर निकालेंगे। कोशिका में से अकेले केंद्र को बाहर निकालेंगे तो केंद्र को बाहर निकालेंगे तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र के चारों तरफ अपन बताएंगे क्या कि कोशिका द्रव्य में गोलाकार और अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको केंद्र के नाम से जाना जाता है। केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा और सघन द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के बीच में गोलाकार और अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका के नाम से जाना जाता है, जिसको केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे के समान अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, इसको क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। क्रोमेटिन जालिका पर अनेक महीन कण पाए जाते हैं जिनको गुणसूत्र कहा जाता है। ये केंद्र की संरचना होती है। तो चित्र देख के अपन बता देंगे कि कोशिका द्रव्य के भीतर एक गोलाकार और अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको केंद्र कहा जाता है। केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में गाढ़ा द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसको केंद्र द्रव्य कहते हैं। केंद्र द्रव्य गोलाकार और अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्र द्रव्य में धागे के समान अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका पर अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिसे गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र की संरचना होती है।